नजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको री एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे। री एग्जामिनेशन क्या होता है और कौन सा स्टेज होगा उसका री एग्जामिनेशन, क्या पॉइंट्स होंगे, किन वजूहात और किन ग्राउंड्स के ऊपर री एग्जामिनेशन हो सकती है, री एग्जामिनेशन के ऊपर क्या री क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। और सिविल लॉ में री एग्जामिनेशन के लिए क्या प्रोसीजर और क्या उसके लिए वजूहात होंगी, जो ग्राउंड होंगी वो अभी बताएंगे। और जो क्रिमिनल लॉ में री एग्जामिनेशन के लिए जो ग्राउंड होने चाहिए वो भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजारों दरूद व सलाम हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान पर, सरवर दो आलम, सरवर कायनात पर। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो पहले हम सिविल लॉ से स्टार्ट करते हैं कि सिविल लॉ में री एग्जामिनेशन से क्या मुराद है और किस स्टेज पे हो सकता है, क्या ग्राउंड्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूह से आपको बताएंगे। अब बेसिकली जो री एग्जामिनेशन है, जो आपका आर्टिकल 133 है कानून शहादत का, वहां पे 3 स्टेजेस हैं बयान देने के। पहला स्टेज जो है वो है एग्जामिनेशन इन चीफ, कि जब आपका गवाह आता है और वो हल्फन बयान रिकॉर्ड कराना शुरू करता है और अपनी जो भी वो स्टेटमेंट देना चाहता है वो बगैर किसी रोक टोक के वो अपनी स्टेटमेंट देता है। जब उसकी वो स्टेटमेंट खत्म हो जाए तो फिर जो मुखालिफ पार्टी होती है उसका वकील साहब उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन जरा करता है। तो आर्टिकल 133 में उसका दूसरा स्टेज जो है वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन का हुआ। फिर इसके बाद जिस पार्टी ने उसको बुलाया है, अगर वो ये समझता है कि कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसकी वजह से उसको वापस बुलाना चाहिए, री एग्जामिन करना चाहिए, तो ये जो री एग्जामिनेशन है बेसिकली ये क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद हो सकता है। इसकी जो आप एप्लीकेशन भी देंगे, चाहे सिविल लॉ में दें या क्रिमिनल लॉ में दें, दोनों सूरत हाल में चूंकि आर्टिकल 133 जो है वो दोनों लॉ के लिए कानून शहादत का एक है, आप इसको एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद ये एप्लीकेशन नहीं दे सकते। चाहे उसमें आप समझते हैं कि कोई मटेरियल एस्पेक्ट रह गया है, तब भी आप उसको नहीं दे सकते कोर्ट को ये दरख्वास्त जब तक उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो जाए, क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है, इन स्टेप्स ने फॉलो होना है। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसके बाद री एग्जामिनेशन है। तो उसके बाद जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगी तो री एग्जामिनेशन का आप की दरख्वास्त उसकी दे सकते हैं। और अगर उसमें कोई एक नई चीज वो गवाह कहता है और री एग्जामिनेशन की वो दरख्वास्त जो आपने दिया कोर्ट मंजूर करके, वो गवाह जो है कोई ऐसी नई बात करता है कि जब मुखालिफ वकील समझता है कि उसको दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो री एग्जामिनेशन के बाद री क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है उस नए जो फैक्ट उसने रिवील किया होगा उस बुनियाद के ऊपर। तो सबसे पहले चूंकि सिविल लॉ में हम ग्राउंड्स देखेंगे कि क्या ग्राउंड्स हैं री एग्जामिनेशन के, क्या हर केस में हो सकता है या बड़े शाद व नादिर केसेस में, और वो ग्राउंड्स आपने बताने होते हैं तब होगा। तो ये जजमेंट जो हम आपके पास आज लेके आए हैं ये है PID 2014, सुप्रीम कोर्ट, पेज है इसका 89। ये इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड बताए हैं कि वो क्या ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप री एग्जामिनेशन जो है किसी गवाह के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कर रही है कि राइट टू रिकॉल अ विटनेस फॉर री एग्जामिनेशन। स्कोप क्या है? लिटिगेंट हैड नो सच एब्सोल्यूट राइट एट ऑल। एक तो आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। Witness should not be summoned by court while exercising its discretion as a matter of routine. ये कोई रूटीन की बात नहीं है। Rather, it all dependent upon the facts of each case as to when and why the court should exercise its discretion in such behalf for which the court had to provide judicial reasons. अब कोर्ट ने बताना होगा, वो जुडिशियल रीजन देने होंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से री एग्जामिनेशन की
को अलाउ किया जा रहा है। ये हर केस में, रन ऑफ द मिल केस में आपने नहीं देना, बल्कि ये आप कोर्ट ने ये देखना है कि क्या उसकी रीएग्जामिनेशन की जो ग्राउंड्स है वो भी सॉलिड है। यानी एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन बाय द कोर्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 18 रूल 17 was circumvented with due care and caution and it should be exercised in exceptional circumstances। ये भी याद रखें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हर केस में नहीं होगा। Party requiring the summoning of witness should not be allowed to fill up the lacuna of its case। वो कोई lacuna उसको दोबारा केस को fill up करना चाहता है तो ये re-examination lacunas के लिए नहीं है। Which had been left due to negligence and lapse of such party, no new case should be allowed to be set up by the delinquent party, especially when such evidence was available at the time when the party had the opportunity to lead evidence। अब एक पार्टी एक एविडेंस देना चाहती है कि ये मुझसे रह गई है, तो अगर वो एविडेंस एग्जामिनेशन इन चीफ के टाइम उसके लिए अवेलेबल थी, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम भी अवेलेबल थी, तो ऐसी सूरत में वो ये नहीं कह सकता कि अब मैं री एग्जामिनेशन कराना चाहता हूं कि वो एविडेंस हमसे रह गई है। तो ये रह गई वाली सूरत हाल नहीं होगी, रह गई तो रह गई। अब लेक्यूनस को फिल करने के लिए री एग्जामिनेशन नहीं है। सिविल लॉ में ये कहा गया है कि लेक्यूनस को फिल नहीं किया जाएगा। कोई नई चीज बताएं अगर आपकी उसके बाद कोई डेवलपमेंट हुई है और आप उसको री एग्जामिन करना चाहते हैं तो तब आप बताएं, कोर्ट उसको जुडिशियल व्यू लेके उसको फिर आपको अलाउ करके देगी। तो मजीद कहा गया है कि एंड इट वाज नॉट अ केस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एविडेंस कमिंग इनटू बीइंग और डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली। डिलिक्वेंट पार्टी हैड टू सेट आउट reasonable and convincing grounds for recalling the witness while conducting the examination in chief or cross examination as the case might be। अब यहाँ पे ये इन चीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑब्जेक्ट एंड स्कोप क्या है इसका। प्लेंटिफ सॉट रीसमनिंग ऑफ वन ऑफ हिज विटनेस टू प्रूव एन एग्रीमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो शख्स था ये अपने गवाह को बुलाना चाहता था किसी एग्रीमेंट टू सेल को साबित करने के लिए। दोबारा plea of plaintiff was that complete statement of said witness could not be recorded before trial court because plaintiff's counsel was busy and due to rush of work omitted to get the agreement to sell proved through said witness। वकील साहब बिजी थे किसी और अदालत में, गवाह की हमने स्टेटमेंट की, उसने सही नहीं की, एग्रीमेंट टू सेल का हवाला नहीं दिया, वैलिडिटी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड क्या कर रही है? ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ फ्री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस एज मैटर ऑफ फैक्ट and law was to clear any obscurity and ambiguity which might have arisen during the course of his examination statement जो है, which had to be clarified as otherwise obscurity etc might lead to injustice and the court shall find it difficult to adjudicate the matter to do justice। अगर वो कोई ऐसी बात करता है कि वो मुबहिम रह जाती है, सही वजाहत उसकी कोई नहीं होती, और सुप्रीम हाई और कोर्ट ये समझती है कि अगर ये इस चीज की वजाहत सही नहीं हो तो फिर ये जो केस होगा इसके ऊपर फैसला जो होगा वो मुश्किल होगा, तो उसको क्लियर करने के लिए तो री एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ऑर्डर 18 रूल 17 CPC was not meant and designed for the purpose of enabling a party to fill up the omissions in the evidence of a witness who had already been examined, rather the purpose, the nature and scope of the power available to the court under the said rule was to enable the court to seek clarification on any issue or to have a doubt cleared in the statement of a witness which if left outstanding would make it difficult for the court to take a right decision। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो होगा इससे अगर बिलफर्ज कोर्ट ऐसे नतीजे पे पहुंचती है कि वो उस गवाह को दोबारा बुला के उसकी अगर स्टेटमेंट ना हो, उसकी वजाहत ना हो, तो फैसले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो सिविल लॉ में फिर एग्जामिनेशन की इजाजत दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि वो लक्यूनस को फिल करे, वो ये कहे कि मुझसे ये चीज रह गया एग्जिबिट करना, वो चीज में रह गया एग्जिबिट करना, मैं लगवाना चाहता हूँ फलानी चीज के हवाले से, फिर दोबारा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, तो ये नहीं होगा, आप केस को इंप्रूव नहीं कर सकते। अब आते हैं हम क्रिमिनल लॉ की तरफ। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है इन हवालों से?
तो हमारे पास जो आज जजमेंट लेटेस्ट है इस हवाले से वो है 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज है 537, लाहौर जुरिडिक्शन की जजमेंट है, बहावलपुर बेंच की जजमेंट है, इंतहाई खूबसूरत जजमेंट है। आर्टिकल 133 के ऊपर है, री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है। स्कोप क्या है दिया गया है, पिटिशनर असेल्ड ऑर्डर पास बाय द ट्रायल कोर्ट वेयर by his application for re-examination of medical officer was dismissed। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी वकील साहब ने कि मैं फलां गवाह को एग्जामिन करना चाहता हूँ। कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को खारिज किया। बात पहुंची ऑनरेबल हाई कोर्ट तक। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर हैड सजेस्टेड इन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, वो जो मेडिकल ऑफिसर था, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि दैट द ड्यूरेशन ऑफ ऑल द इंजरीज एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज वाज 6 आवर्स। उन्होंने कहा कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ में कि जब वो उनकी डेथ हुई तो जो इंजरीज थी वो 6 घंटे की इंजरीज थी, उनको इंजरीज लगे 6 घंटे हो चुके थे। बट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन जब फिर उन पे जरा हुई तो उन्होंने कहा कि बट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन डिपोज, जब उन पे जरा हुई तो उन्होंने कहा कि दैट द ड्यूरेशन ऑफ पेरियनल इंजरीज माइट बी 3 to 4 आवर्स। उन्होंने कहा कि वो इंजरीज जो थी 3 से 4 घंटे पुरानी थी। टाइम डिफरेंस रेज मैनी क्वेश्चंस व्हिच नीडेड एन आंसर। Petitioner's case would be prejudiced if medical officer was not re-examined and his explanation on the issue was not sought. Petition was allowed in circumstances। अब यहाँ पे चूंकि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन में फर्क आ रहा था और उससे पिटिशनर का केस जो था वो प्रिजुडाइज हो सकता था, हकीकत पे पहुंचने के लिए जज के लिए भी और कोर्ट के लिए भी मुश्किल आ रही थी। अब उसकी वजाहत करने के लिए कि 6 घंटे का है या 3-4 घंटे का है, इसको वाजे करें, उसके लिए उसकी री एग्जामिनेशन जो है वो जरूरी थी। तो उसको री एग्जामिनेशन के लिए फिर दोबारा बुलाया गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में उसको दोबारा बुलाया जा सकता है। फिर एक और जजमेंट है, ये 2019 वाइलार 768 पेज के ऊपर है, लाहौर जुरिडिक्शन की है जजमेंट। ये बड़ी खूबसूरत जजमेंट है। यहाँ नारकोटिक्स का केस था, यहाँ पे कहा गया रिकवरी ऑफ नारकोटिक्स, री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का इशू था। प्रिंसिपल्स दे दिए गए, उसूल तय हो गए हाई कोर्ट की तरफ से। अथॉरिटीज आफ्टर लैप्स ऑफ 2 years of his examination in chief sought re-examination of investigation officer who was yet to be cross-examined। एग्जामिनेशन इन चीफ तो हो चुकी थी, 2 साल हो गए थे, उस पे वकील साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया था। वजह कोई भी हो सकती है, हर केस के शायद वो आयो जो था उस वक्त वकील जिस दिन उसकी एग्जामिनेशन चीफ हो रही थी वकील साहब नहीं थे। फिर नेक्स्ट डेट पे कहीं 2 साल तक वो दोबारा आप कि उस गवाह वकील कोर्ट में ना आया हो, तो कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन जब 2 साल बाद, अभी 2 साल हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटीज आफ्टर लैप्स ऑफ 2 years of his examination chief sought re-examination of investigation officer who was not yet to be cross-examined, validity only examination in chief of the said witness had been recorded and his cross-examination was not yet undertaken, so there was no reason for re-examination of the witness। Re-examination could only be directed for explaining of matter referred to in the cross-examination and not regarding any matter deposed in the examination in chief। Provision of section 540 criminal procedure code could not be allowed to be exercised in such a case। appeal was dismissed in circumstances। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हुई तो री एग्जामिनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। री एग्जामिनेशन होगा अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई चीज ऐसी वो कह दे कि जिससे फिर शकूक व शुबात जन्म ले ले, तो उसकी वजाहत के लिए दोबारा अगर उसको बुलाया जाएगा तो री एग्जामिनेशन होगी। एग्जामिनेशन इन चीफ के ऊपर आप किसी को री एग्जामिन के लिए नहीं बुला सकते। वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर कोई ऐसा इशू बनता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, तब जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत जजमेंट थी। इसके अलावा एक और जजमेंट है, वो 2019 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल है, पेज है इसका 883, ये भी लाहौर जुरिडिक्शन की है। इंतहाई खूबसूरत जजमेंट है। री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या सूरत हाल होगी, वैलिडिटी दी गई है। प्रोसीजर प्रिस्क्राइब
prescribed through section 540 criminal procedure code and article 132 and 133 of Qanoon Shahadat 1984 was caused quite different. Court was empowered under section 540 CRPC that while realizing appropriate and necessary could call and examine a person or re-examine a person who had already been examined. Mode and manner जो है mode and order was not mode and manner was not provided under section 540 CRPC, under which examination of a witness should be carried out. Provision of section 132 of Qanoon Shahadat prescribed mode by which examination in chief, cross-examination, re-examination and re-cross-examination should be recorded. Trial court was justified in allowing re-examination of a witness, but its intention to re-examine witness prior to cross-examination by defense was not as per requirement. तो उसमें फिर कहा गया कि हाई कोर्ट डायरेक्टेड दैट फर्स्टली क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस बी गॉट कंडक्टेड एंड देयरआफ्टर ही शुड बी री-एग्जामिन्ड एंड इफ डिफेंस वुड वांटेड टू री-एग्जामिन हिम same be allowed, re-cross examine him, same he be allowed, petition was disposed of. तो वही सूरत हाल है क्रिमिनल लॉ में कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आप री एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। और अगर सेक्शन 540 की दरख्वास्त है तो सेक्शन 540 में कोई उसका प्रोसीजर नहीं है, तो आप उसको किसी टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 133 की क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर आप देंगे दरख्वास्त तो री एग्जामिनेशन की दे सकते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद री एग्जामिनेशन की कोई प्रोविजन नहीं है कानून शहादत में। तो ये था हमारे पास बेहतरीन जजमेंट थी जो कि आपके री एग्जामिनेशन के हवाले से थी। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी री एग्जामिनेशन के हवाले से। अगर आप समझते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो जरूर अपने जैसे और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, इल्म के फैलाने में अपना किरदार जरूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।